गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पाठ एक, जो आपका इतने ऊंचे उठो कविता पाठ का प्रश्नोत्तर कर रहे थे और मैंने कहा था कि आपको प्रश्नोत्तर का पीडीएफ दूंगी। तो अब तक आप प्रश्नोत्तर को अपनी क्लास कॉपी पे लिख चुके होंगे। बच्चों, शब्दार्थ को आपको अपनी क्लास कॉपी पर नहीं लिखना है, सिर्फ लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को लिखना है। मौखिक प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में ही करना है पेंसिल से। बच्चों, क्योंकि इस पाठ के जो कविता पाठ आपका है पहला पाठ, इस पाठ का संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कविता आपको पढ़नी है। तो इसीलिए दीर्घ उत्तरी में जो घ प्रश्न है, इस कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। इसको मैं नहीं करा रही हूँ, आशय का मतलब होता है अर्थ से, और क्योंकि इस पाठ का हम लोगों को अर्थ नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब अर्थ का मतलब है कि भावार्थ से है, तो भावार्थ आपको नहीं करना है। तो इस वजह से जो इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, दीर्घ उत्तरी का घ प्रश्न है, इसका पीडीएफ मैंने नहीं दिया है, इस प्रश्न को आपको नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य है दीर्घ उत्तरी में सिर्फ हम लोग ग तक करेंगे और मैंने ग तक का ही आपको पीडीएफ भी दिया है। तो इस तरीके से आपका प्रश्नोत्तर पूरा हो चुका है। अब आज की क्लास में हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। आप अपने साथ पेंसिल लेकर बैठे और अपनी पुस्तक में पेज नंबर 3 पर देखिए। तो पेज नंबर 3 पर देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न का हम लोग पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही उत्तर है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखते हैं, किससे वर्तमान का रूप किससे वर्तमान का रूप संवारने की बात कही गई है। तो उसका उत्तर होगा नए हाथ से। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारने की बात कही गई है। ख है, नए राग को क्या देने की बात कही गई है। इसका उत्तर होगा स्वर। नए राग को स्वर देने की बात कही गई है। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 4 पर आइए। इन स्वरों की मात्राएं सही जगह पर लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो देखिए, लिखा है जतना और वहाँ उसके आगे ई लिखा है, छोटी ई, तो मात्रा हमें लगाना है, तो हो जाएगा यहाँ पे जितना, जब पे छोटी की मात्रा। करूप है और ऊ लिखा हुआ है, तो यानी हमें छोटा ऊ की मात्रा लगानी है, तो क के नीचे छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा और हो जाएगा कुरु। आपका शब्द बनेगा कुरु। इसी तरीके से इतन है और ए की मात्रा है, ए की मात्रा हमें लगानी है, किस वर्ण पे लगानी है बस आपको इसे देखना है और उसको एक सार्थक शब्द बना देना है। तो ने पे लगेगा और आपका नया शब्द क्या बनेगा, इतने। अगला है बड़ी और धरत लिखा है, तो आपका शब्द क्या बनेगा, धरती। उसी तरीके से फलवारी, ऊ की मात्रा है, तो फ के नीचे छोटा ऊ की मात्रा लगेगा और शब्द बनेगा आपका फुलवारी। औ कुशल है, औ की मात्रा लग के बन जाएगा आपका कौशल। तो इस तरीके से आपने सही मात्राएं सही जगह लगा ली और ये आपका पूरा हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए, बॉक्स में दिए संज्ञा शब्दों का सही जगह पर लिखिए। आप देखिए, आपकी पुस्तक में 3 कॉलम है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपने हिंदी वन की पुस्तक में पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक, जिससे व्यक्तिवाचक जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के जो है किसी विशेष वस्तु स्थान का बोध होता है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक, जिससे किसी विशेष जाति, जिससे उसके पूरे जाति वर्ग का बोध हो, ठीक है, वो आपका होता है। जिससे किसी प्राणी वर्ग के पूरे जाति वस्तु स्थान का बोध होता है, वो आपका जातिवाचक होता है। और भाववाचक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है, वो आपका भाववाचक होता है। यह आप हिंदी वन की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। आपका प्रश्न उसी पर आधारित है। 3 संज्ञाएं दी गई हैं और उसके 3 कॉलम है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बॉक्स में शब्द लिखे हुए, हमें उन शब्दों को लेना है और जिस संज्ञा का भेद है हमें उस कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, बॉक्स में लिखा है सूरज, और सूरज आपका है व्यक्तिवाचक, तो आप व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। दूसरा है भारत, भारत भी व्यक्तिवाचक है, तो इसे भी आप व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। उसके बाद है अगला शब्द कालापन, कालापन भाववाचक है, तो इसे आप भाववाचक के कॉलम में लिखेंगे। फिर अगला है ऊंचाई, ऊंचाई भी है भाववाचक,
इसे भी आप भाववाचक के कॉलम में लिखेंगे। अगला शब्द है आपका भाषा। भाषा आपका है जातिवाचक, तो जातिवाचक के कॉलम में लिखेंगे। चाँद, चाँद आपका है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक के कॉलम में लिखेंगे। जिस क्रम में आपके बॉक्स में शब्द है मैं उसी को उठा रही हूँ, और जो जिस संज्ञा का भेद है उस कॉलम में हमको लिखना है। तो चाँद आपका है व्यक्तिवाचक। इसके बाद है हरियाली। हरियाली आपका है भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक में लिखेंगे। उसके बाद है बच्चा। बच्चा आपका है जातिवाचक, तो जातिवाचक के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है गाय। गाय आपका है जातिवाचक, तो इसे भी जातिवाचक के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है सुंदरता। सुंदरता आपका है भाववाचक, तो भाववाचक के कॉलम में लिखेंगे। दिल्ली। दिल्ली आपका है व्यक्तिवाचक, तो इसे व्यक्तिवाचक के कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद है पेड़। पेड़ आपका है जातिवाचक, तो इसे जातिवाचक के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों कॉलम पूरे हो चुके हैं। और आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों को मानक वर्तनी में लिखिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें मानक वर्तनी में लिखना है। जैसे चिन्ह लिखा है, ये भी चिन्ह है इस तरीके पर, इसका मानक वर्तनी जो वर्तमान समय में जो मानक वर्तनी में चल रही है, तो चिन्ह में ह के नीचे हलंत लगा के लिखेंगे और आपका शब्द होगा चिन्ह। उसी तरीके से सशक्त आप देखिए अलग तरीके से लिखा है, पर जब आप लिखेंगे तो आधा का अलग हो जाएगा और आपका शब्द होगा सशक्त। उसी तरीके से विद्यार्थी, तो यहाँ पे द लिख के उसके नीचे हलंत लगाना है और यार्थी लिखना है, तो विद्यार्थी बनेगा। उसी तरीके से गड्डी देखिए, ड के नीचे ड लिखा है, हमें ऐसे नहीं लिखना है। ग ड के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर पूरा ड लिख के बड़ी की मात्रा, आपका शब्द बनेगा गड्डी। मिट्टी, तो मी ट को अलग करेंगे और उसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर टी लिखेंगे, तो आपका शब्द होगा मिट्टी। शब्द देखिए वही है, बस हम इसे मानक वर्तनी के रूप में लिख रहे हैं। उसी तरीके से घोतक, तो घो की जगह हो जाएगा द्योतक, द के नीचे हलंत लगेगा। यहाँ ये भी द्योतक है और ये भी द्योतक है, द के नीचे हलंत लगा लेंगे तो भी हमारा वही शब्द है। तो द्योतक होगा, द के नीचे हलंत, या पे ओ की मात्रा, त का द्योतक। उसके बाद है वृद्धि, व के नीचे री की मात्रा, द अलग हो जाएगा, द के नीचे हलंत लगेगा और आपका शब्द बनेगा वृद्धि। उसके बाद है पत्ता, प आधा त और पूरा त। उसके बाद है द्वितीय, तो यहाँ पे देखिए द के नीचे हलंत, व पे छोटी की मात्रा और टी और य, आपका शब्द होगा द्वितीय। तो इस तरीके से आपने ये भी अभ्यास प्रश्न पूरा कर लिया। चौथा अभ्यास प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए शब्दों के सही विलोम चुनिए। बच्चों आप लिखने के लिए घबराइए मत, अभी आप सुनिए और समझिए। लिखने के लिए मैं इसका PDF आपको दे दूंगी, जिसे देखकर आप लिख लेंगे। नीचे दिए शब्दों के सही विलोम चुनिए। समता, समता का विलोम होगा विषमता। आप देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, जो उसमें से सही शब्द है हमें उसे चुनना है। तो समता का विलोम विषमता, नूतन का पुरातन, शाश्वत का नश्वर, स्वर्ग का नरक, कुरूप का सुंदर। तो ये आपका चौथा अभ्यास प्रश्न भी पूरा हुआ। और आपका अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के उचित पर्यायवाची छांटकर उसके सामने सही का निशान लगाना है। अच्छा, अच्छा का पर्यायवाची होगा श्रेष्ठ। पुष्प, पुष्प का प्रसून। ग में देखिए पृथ्वी, पृथ्वी का होगा धरणी। घ उन्नति, उन्नति का होगा उत्थान। अंग है तालाब, तालाब का होगा सरोवर। चांद, चांद का होगा शशि। तो इस तरीके से आपने पर्यायवाची को भी पूरा कर लिया। उसके बाद अगला है सब कुछ कल्पना से, कुछ योग्यता से, ये सब आप स्वयं करिएगा, क्रिएटिव प्रश्न है। और इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा पाठ समाप्त होता है। इस पूरे लेसन का सब प्रश्नोत्तर का तो मैं PDF दे चुकी हूँ। अभ्यास प्रश्नों का मैं आपको अटैचमेंट दे दूँगी, जिसे देखकर आप अपनी हिंदी 2 की पुस्तक में पेंसिल की सहायता से आप इसे पूरा फिल करेंगे। और उसके साथ आपका होमवर्क भी ये है कि आप इस अभ्यास प्रश्नों को याद करेंगे, इसके शब्दार्थों को याद करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि शब्दार्थ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा पाठ पूरा होता है। अगला पाठ हमारा है
बुद्धि और भाग्य, जिसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क यही है कि आप इस पूरे पाठ के अभ्यास प्रश्नों को, इसके प्रश्नोत्तर को और उसके साथ ही इस पाठ के शब्दार्थ को अच्छे से तैयार करिए, जिससे आपका एक पाठ पूरा तैयार हो जाए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और इसी पाठ के जो है अगले पाठ का जो आपका बुद्धि और भाग्य है, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। और बेहतर ये होगा कि इस पाठ को पढ़ने से पहले अगर आप इस पाठ के शब्दार्थों को याद करें, क्योंकि जब आप शब्दार्थ बच्चों याद कर लेंगे, शब्दार्थ को पहले से पढ़ लेंगे, तो उससे यह आसानी होगी कि पाठ को पढ़ते समय जो कठिन शब्द बीच में आते हैं उसके अर्थ आपको पता होंगे, जिससे कहानी आपको आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो आप प्रश्न के उत्तर बना के भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रश्न के उत्तर रटे जाएं, प्रश्न के उत्तर बना के भी लिखे जा सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए, और कहानी तब समझ में आएगी जब कहानी के अंतर्गत जो कठिन शब्द आए हैं, जब तक आप उसका अर्थ नहीं जानेंगे, उसकी हिंदी नहीं जानेंगे, तब तक आपको कहानी समझने में कठिनाइयाँ महसूस होंगी। तो बेहतर ये है कि जो हमारा दूसरा पाठ है, अगर आप इस पाठ के शब्दार्थ को पहले से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से पाठ को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप काम ये करिएगा कि पहले पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उसको अपनी पुस्तक में पेंसिल से कर लीजिएगा, पूरा पाठ तैयार कर डालिएगा, पहला पाठ। उसके बाद अगर समय बचता है तो आप दूसरे पाठ के शब्दार्थ को पढ़ कर रखिएगा, जैसे कि जब मैं ये पाठ पढ़ाऊँ तो आपको आसानी से समझ में आए। थैंक यू बच्चों।